नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का चैप्टर 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। और ये जो चैप्टर है ये कहानी के रूप में लिखा गया है। इसके जो लेखक हैं वो है कामता नाथ जी। कामता नाथ जी ने ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल अपने ही जीवन के बारे में इस बात को लिखा है कि बचपन के दिनों में, क्योंकि जैसे कि आप भी अपनी नानी के घर, दादी के घर जाते हैं, ऐसे ही लेखक भी जब अपनी नानी के घर, अपने मामा के घर गए थे तो वो वहां पर देखते थे, जाते थे, अक्सर जाते थे। तो वहां पर बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो कि लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है लाख की चूड़ियां, तो लाख की चूड़ियों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। चैप्टर का नाम दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, क्योंकि क्योंकि ये जो लाख की चूड़ियां बनाने का काम है ये एक कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के अंतर्गत आता है, जिसको कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में ही बनाने का काम करते हैं। तो आज के आधुनिक युग में, आज के मशीनी युग में किस तरह से ये कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, किस तरह से इन कुटीर उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा है और उस को चलाने वाले जो लोग हैं उनके जीवन पर किस तरह से, उनके जीवन किस तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं, मशीनी युग से, आधुनिक युग से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, वो हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो कामता नाथ जी ने अपने ही जीवन की एक सत्य घटना को यहाँ पर बताया है। तो शुरू करते हैं चैप्टर, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी लोग पाठ को ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पाठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाख की चूड़ियां। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है यहाँ पर एक छोटे से लघु उद्योग के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियां। तो लाख की चूड़ियां ये एक उद्योग है जिसमें चूड़ियां बनाने का काम किया जाता है लाख से। ज्यादातर राजस्थान में इसका उद्योग चलता है। तो आज के टाइम में जब मशीनी युग आ गया है तो इस मशीनी युग ने इस तरह के छोटे उद्योगों को पर क्या प्रभाव डाला है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो इस कहानी में व्यक्ति है वो है बदलू। और कामता नाथ जी ने ये लिखा है, तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, स्वयं के ऊपर उन्होंने ये लिखा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। जो कामता नाथ जी हैं वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि जो सारे गांव में जो बदलू था वो उन्हें बहुत अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पर लेखक अपनी नानी के गांव गए हैं। नानी के गांव वो अक्सर जाते रहते हैं, मामा के घर वो अक्सर जाते रहते हैं। तो वहां पर गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति है जिसको लेखक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जो बदलू था वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। क्योंकि बच्चे बचपन में क्या होता है, बच्चों का शौक होता है, वो गोलियां एकत्रित करते हैं या फिर कार्ड्स जो बच्चों के खेलने वाले होते हैं उन्हें एकत्रित करते हैं। तो उनको ये सारी चीजें इकट्ठा करना, उनसे खेलना अच्छा लगता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो लेखक हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें जो बदलू जो था, इस कैरेक्टर है इस कहानी का, जो इस कहानी में व्यक्ति है, तो वो उनको लाख की चूड़ियां बनाकर देते थे। और इस तरह की वो चूड़ियां होती थी, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चूड़ियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे
बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो लेखक कहते हैं क्योंकि जो बदलू थे वो उनके मामा के गांव से रिलेटेड थे, मामा की तरफ से की तरफ के थे, तो उनको बदलू मामा कहना चाहिए था। क्योंकि देखिए जब जो हमारी मम्मी की तरफ के रिलेटिव होते हैं सारे, तो उनको हम ज्यादातर मामा, मौसी, नाना, नानी इस तरह के नामों से बुलाते हैं। और जो हमारे पापा की तरफ से हमारे रिलेटिव होते हैं, तो उनको हम चाचा, चाची, भैया, भाभी इस तरह के नामों से बुलाते हैं। तो लेखक भी वही कह रहे हैं कि बदलू को वैसे तो उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। क्योंकि उस गांव के लेखक अक्सर अपने मामा के गांव जाया करते थे, तो उस गांव के बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे, तो लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराने नीम का वृक्ष लगा था। बदलू का जो घर था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर था और उनके घर के सामने, उनके मकान के सामने एक बड़ा सा सहन यानी कि एक गोलाई जैसे चबूतरा सा बना था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था और उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। क्या काम किया करते थे? बगल में भट्टी दहकती थी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो जो बदलू का व्यवसाय था वो क्या था? लाख से चूड़ियां बनाना। क्योंकि पहले के समय में जो ये लाख की चूड़ियां होती थी वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, आज भी पसंद की जाती है, लेकिन आज जो है इन सब चीजों का चलन थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो ज्यादातर चीजें इस तरह की चीजों को थोड़ा सा कम यूज में लेकर आते हैं, तो इनका जो चलन है वो कम हो गया है। इनका स्थान प्लास्टिक के जो कंगन आते हैं, प्लास्टिक के जो कड़े आते हैं, या फिर कांच की जो चूड़ियां आती है, कांच के कड़े आते हैं, या और भी तरह के अलग अलग चीजों ने इसका स्थान ले लिया है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लाख को पिघलाते थे और उसको पतला एक सलाख के समान, सलाख क्या होती है? सलाख एक छड़ को कहते हैं, चाहे वो लोहे की छड़ हो, तो उसी के समान उसको पहले पिघलाकर पतला किया जाता था और फिर उसको गोल करके चूड़ी का आकार दिया जाता था। और पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी और जो बदलू है उसके पास में 4-6 बेलन नुमा मुंगेरियां अलग अलग साइज की, क्योंकि चूड़ियां एक साइज की तो नहीं बनाई जा सकती, अलग अलग साइज की बनाई जाती है। तो मुंगेरियां आप जानते होंगे कि जब आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी माता मुंगेरी से, ये भी पहले के समय में ही होता था कि कपड़ों को हाथ से धोया जाता था और जो बड़े भारी कपड़े होते थे उन्हें मुंगेरी से पीट पीट कर धोया जाता था। आज के समय में तो कपड़े धोने के लिए भी मशीन लगी हुई है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, हाथ से कपड़े धुलते थे। और जो मुंगेरी होती है, आपने देखा होगा अक्सर, आपने अगर कभी धोबी घाट जहाँ होता है वहां पर भी आपको ये सब मुंगेरियां देखने को मिल जाएंगी। तो इसी तरह की मुंगेरी उस बदलू के पास भी रहती थी और बदलू उन मुंगेरियों को, क्योंकि जो मुंगेरियां अलग अलग साइज की थी और जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, मुंगेरियां आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। जब जो बदलू था वो उसको चूड़ी का आकार देता था, गोलाकार देता था, फिर वो उसको उस मुंगेरी पर चढ़ाता था और मुंगेरी पे चढ़ाकर उसको गोल शेप, बिल्कुल गोल, एकदम राउंड शेप देकर और मुलायम उसको बनाता था। और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर वह रंग करता था।
बदलू का यह कार्य सदा ही एक मंचिए पर बैठकर बदलू यह कार्य सदा ही एक मंचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मंचिए का अर्थ है स्टूल टाइप का एक छोटा सा चौका उसको बोल सकते हैं, उस पर बैठकर वो ये काम किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसको वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। लेखक बताते हैं कि जब वो अपनी नानी के पास जाते थे तो उनमें उनका जो गांव का अधिकतर समय था वो बदलू के पास ही बीतता था। यानी कि वो अपनी नानी के घर जब जाते थे तो दोपहर के समय में वो बदलू का घर जो था वहां चले जाते थे और वहीं पर बैठ जाया करते थे। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। बगल में उनका हुक्का रखा रहता था और जिससे वो बीच बीच में पीते रहते थे। गांव में और जो बदलू है वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मंचिया मंगा देता। और बदलू, क्योंकि उनको भी रोज उनकी आदत हो गई थी, तो वो भी उनको उतना ही प्रेम करते थे और वो उन्हें लला कहकर बुलाते थे। और जैसे ही वो पहुंचते वो अपने घर से एक और मंचिया उनके लिए मंगा देते, एक और स्टूल, एक टेबल उनके बैठने के लिए मंगा देते। मैं घंटों बैठे बैठे इसी प्रकार चूड़ियां बनाते देखता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। जोड़े का अर्थ होता है दोनों हाथों के लिए। तो 4-6 जोड़े, अगर 6 जोड़े बनाते थे तो 10-12 या 15-16 इस तरह की रोज वो चूड़ियां बनाते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब अंत में उनकी चूड़ियां बनने का काम समाप्त हो जाता तो कुछ क्षण वो उसको बेलन पर चढ़ाकर देखते रहते थे चुपचाप, मानो किसी नववधू की कलाई हो। क्योंकि जब नववधू की यानी कि जब किसी दुल्हन के हाथ में पहली बार चूड़ियां डाली जाती हैं तो बिल्कुल एक अलग ही उनका एक रंग होता है, एक अलग ही उनकी सुंदरता होती है। तो उसी सुंदरता को बदलू उस बेलन में देखते थे। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। जैसे कि ये जो कुटीर उद्योग है, ये छोटे लघु उद्योग है, ये अक्सर टाइम के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं कि पहले पिता वह कार्य करते थे, अब उनका बेटा काम करता है, फिर उनका बेटा करेगा। तो ऐसे ही बदलू जो था उसका भी ये चूड़ियां बनाने का एक पैतृक पेशा था और वास्तव में वो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि बहुत ज्यादा उनका जो प्रोडक्शन, जैसे कंपनियां प्रोडक्शन करती है ना, बहुत ज्यादा चीजें बनाती है, तो वो उसी इस हिसाब से चीजें बनाती है जितनी की उनकी खपत होती है। तो इसी के यहाँ पर भी बदलू बहुत सारी चूड़ियां बनाता था और गांव में उसकी अच्छी खासी खपत थी, अच्छे खासे लोग उनसे उन चूड़ियों को खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाया करते थे, क्योंकि अच्छी बहुत वो चूड़ियां बनाते थे। तो उस गांव के जो लगभग सारे लोग हैं, सारी जो स्त्रियां हैं, वो उन्हीं की चूड़ियां पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उनसे चूड़ियां लेकर जाते थे। परंतु वो कभी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का जो तरीका था और वो था कि वो लोगों को अनाज के बदले उनसे चूड़ियां ले जाता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है खरीद फरोख्त, यानी कि खरीदना और बेचना। तो यहाँ पर जो बदलू था उसका खरीद फरोख्त का जो एक तरीका था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि कोई भी जो आदमी होता है किसी भी चीज को बेचता है तो वो उससे पैसे कमाता है, धन अर्जन करता है। लेकिन यहाँ पर बदलू क्या करता था, वो चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था, वो चूड़ियों के बदले अनाज उनसे लेता था।
क्योंकि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था और मैंने कभी भी उसे झगड़ते हुए किसी से नहीं देखा। जो बदलू था वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा सीधा था और लेखक कहते हैं, कामतानाथ जी कहते हैं कि मैंने कभी भी उसको किसी से झगड़ते नहीं देखा था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। देखिए, कुछ खुशी के मौके ऐसे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मन लगाकर काम करता था और गांव के लोग भी उसे प्रेम देते थे और उसके उसके ही जो दुकान थी वहां से चूड़ियां लेते थे। तो यहाँ पर बदलू को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी कि चाहे लोग उनसे मुफ्त में भी चूड़ियां क्यों न ले डाले, परंतु जब विवाह आदि का अवसर होता था तो वो उस टाइम पे जी भर के सारी चीजें लेता था, क्योंकि वो पैसे तो लेता नहीं था। तो यहाँ पर कहा गया है कि आखिर सुहाग के जोड़े का तो महत्व ही और होता है यहाँ पर, क्योंकि वो सुहाग के जोड़े की चूड़ियां है, उसका अलग महत्व है, उसकी एक अलग खुशी है। तो उस पर बदलू भी चूड़ियों के बदले बहुत सारी चीजें ले लिया करता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। जैसे कि बताए, वो बहुत सीधा था और वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन शादी विवाह के मामले में उस टाइम पे वो अपनी पूरी कसर निकालता था। उस टाइम पे वो जो चूड़ियां देता था तो उससे अच्छा खासा मूल्य यानी कि चीजें लेता था। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब एक बार उनके गांव में, उनके मामा के गांव में किसी लड़की की शादी थी तो वहां पर बदलू बिगड़ गया था। बिगड़ने का अर्थ है कि वो नाराज हो गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का क्या अर्थ है? यहाँ पर एक मुहावरा आपको दिया गया है, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी उसको मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते सो अलग। तो यहाँ पर उसके चूड़ियों का जो मूल्य है, कितनी रिस्पेक्ट उस टाइम पे उसकी चूड़ियों को मिलती थी विवाह के टाइम पे, क्योंकि उस समय वो एक विवाह का जोड़ा बन जाता था। सुहाग की एक निशानी वो उस टाइम पे होती थी। तो इसीलिए इस जोड़े का जो मूल्य था कि इतना बढ़ जाता था कि उस टाइम पे बदलू के लिए ही नहीं, उसकी घरवाली के लिए भी कपड़े मिलते थे, बहुत सारा अनाज उसको मिलता था, उसको पहनने के लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए भी मिला करते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुंठ उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता, क्योंकि जो बदलू था उसको सबसे ज्यादा चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। तो अगर किसी स्त्री के हाथ में उसको कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था और कभी कभी तो वो दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात ही कुछ और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती है और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, तो लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो यहाँ पर व्यंग जो कस रहा है कौन? बदलू। वो क्योंकि जो लाख की चूड़ियां होती है वो थोड़ा सा भारी होती है और बहुत ज्यादा सुंदर, लेकिन वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो बदलू है वो शहर की जो औरतें हैं, शहर की जो महिलाएं हैं, उनके बारे में वो व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि उनकी कलाइयां तो बहुत नाजुक होती हैं। अगर वो लाख की चूड़ियां पहन लेंगी तो उनके हाथ में मोच नहीं आ जाए, उनकी हाथों में मोच आ जाएगी। तो कभी कभी
बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता तो वह मेरे लिए सदा ही मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा कर आता था। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है लाख की चूड़ियां, आशा करती हूँ कि अभी तक आपको समझ में आया होगा किस तरह जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है बदलू, उसके जीवन पर क्या उसकी दिनचर्या है, किस तरह से उसके जीवन पर ये जो चूड़ियां बनाने का काम है उसका प्रभाव चल रहा है। तो ये चैप्टर का जो शेष भाग है, आगे की जो बातें हैं, किस तरह से क्या प्रभाव पड़ा जब हमारी ये आधुनिक युग आया, मशीनी युग आया, इससे क्या प्रभाव पड़ा बदलू के जीवन में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।